जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो है कि सीटेट का फर्स्ट पेपर में ईवीएस का सेक्शन चल रहा है। ईवीएस सेक्शन में देखें तो परिवार व मित्र हो चुका है। उसके बाद जंतु व पौधे, ये सेक्शन हो चुका है। तीसरा इसमें से सेक्शन है आपका भोजन। तीसरा टॉपिक इसमें है भोजन। तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे, इसको फटाफट थोड़ा सा देखेंगे, है ना। तो अगर हम भोजन के बारे में बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या क्या होता है। जितने भी लिविंग विंग हैं, जितने भी यानी कि सजीव प्राणी हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, दोनों को हर एक कंडीशन में सरवाइव करने के लिए, यानी जीवन जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा ग्रहण कहाँ से करता है? तो वो ऊर्जा भोजन पदार्थों से ग्रहण करता है। ठीक है। तो एक तो दिन के यानी कि जीवन का जो प्रतिदिन का क्रियाकलाप है उसको प्रॉपर रूप से संचालित करने के लिए क्या चाहिए? हमें ऊर्जा चाहिए, जो हमें मिलती है भोजन से। साथ ही साथ अगर हमें कोई चोट लग जाए तो उसके जो है कि ठीक होने के में भी जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी क्या है? ऊर्जा। वैसे ही कहीं मान लीजिए कि एक्सीडेंटल केस, मतलब कि हड्डी ब्रोक कर जाए, टूट जाए, तो उसके मरम्मत के लिए यानी टूट फूट के मरम्मत के लिए भी किसकी ज़रूरत है? ऊर्जा की ज़रूरत है। अगर कोई काम करना है वहाँ भी आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। जितना हार्ड वर्क होगा उतने ज़्यादा आपकी ऊर्जा वहाँ पे लगेगी, उतने ही ज़्यादा आपको क्या होगा? थकान होगा। तो ऊर्जा की पूर्ति के रूप में भोजन को देखा जाता है। ठीक है। भोजन के बारे में बात करें तो कुछ जीवों में एक वर्ग ऐसा है, जैसे प्लांट वाला, ट्री वाला, यानी कि वृक्ष वाला जो सेक्शन है, ये लोग अपना खुद का भोजन तैयार करते हैं। जबकि अन्य सारे जीव इन पे किसी न किसी तरीके से क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। जो पौधे हैं वो जमीन से खनिज, लवण व जल का ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ जो है कि प्रकाश संश्लेषण और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। वही भोजन जो है कि वो या तो सीड के फॉर्म में, बीज के फॉर्म में, या फिर स्टीम के रूप में यानी कि तने के फॉर्म में, या फिर जड़ों के रूप में संग्रहित करते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि वो फूल जो होता है, फ्लावर, उसको भी हम कंज्यूम करते हैं एज ए वेजिटेबल्स या एज ए जो है कि फूड मटेरियल। ठीक है। तो उन्हीं जो है कि जो मटेरियल को जो प्लांट्स और ट्री स्टोर करते हैं, उन्हीं को अन्य सारे जीव उन्हीं पे आश्रित होते हैं और उन्हीं से अपना ऊर्जा ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। तो ये सामान्य तौर पे देखिए, सामान्य तौर पे जो सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है। भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ऊर्जा की बात हो गई। अगर ऊर्जा की बात करें तो संपूर्ण सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में बात करें तो संपूर्ण ऊर्जा का केंद्र कौन सा है? तो सूर्य है। संपूर्ण ऊर्जा का केंद्र क्या है? सूर्य है। हमारे पूरा जो है कि जो सोलर सिस्टम है उसमें संपूर्ण रूप से अगर ऊर्जा का कोई एकमात्र स्रोत है तो वो सन है। उसी से सबको ऊर्जा मिलती है, उसे हमें भी ऊर्जा मिलती है, उसी से आप यूँ समझिए ना कि सूर्य जितना भी ऊर्जा निकालता है अपने अंदर से, उसका मात्र 2% से भी कम पूरी पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है, संपूर्ण पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है। तो उसमें जो है कि ना जाने इतने सारे जो है कि अरबों खरबों में जो है कि आबादी है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं,
इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अब उसमें वो 2% ऊर्जा उनमें बढ़ती है और उन्हीं से उनका निर्वहन होता है। तो सोचिए कि मेन स्रोत जो है कि ऊर्जा का कौन है, संत। उसके पास कितनी सारी ढेर सारी ऊर्जा होती है, जिसके मात्र 2% ऊर्जा से पूरे पृथ्वी का संचालन किया जाता है। ठीक है। भोजन का निर्माण प्राथमिक कार्य पौधों या वृक्ष द्वारा किया जाता है, जिस पर सभी प्राणी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। फूड डिक्शनरी के अनुसार अगर हम भोजन को देखते हैं कि भोजन किसे कहते हैं, तो वह पौष्टिक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में गृहीत व शोषित होकर वृद्धि का कार्य करे, वृद्धि और विकास का कार्य करे, टूट फूट की मरम्मत का कार्य करे, जीवित रहने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को संचालित करता है, भोजन कहलाता है। ठीक है। ये सामान्य सी जो है कि जानकारी जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है। अब इस क्रम में देखते हैं दूसरा। अब स्रोत के बारे में देखते हैं। स्रोत, फूड मटेरियल के स्रोत के बारे में देखते हैं। तो फूड मटेरियल के स्रोत के बारे में देखते हैं तो दो स्रोत हमें देखने को मिलता है। एक तो जो है कि पादप उत्पाद यानी कि प्लांट जो है कि एज ए रिसोर्स, दूसरा आपको एनिमल्स। अगर एनिमल्स की बात करें तो ये बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इसी की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। जैसे आपका जो है कि एनिमल फैट हो गया, उसके बाद देखेंगे तो शहद हो गया, मिल्क हो गया, है ना। वैसे ही मीट हो गया यानी कि मांस हो गया, ये कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जंतु से या एनिमल्स से प्राप्त होती हैं, जबकि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, या तो ट्री से मिलेगी या फिर प्लांट से मिलेगा। ठीक है। अब उसमें फटाफट देख लेते हैं। जैसे बहुत सारे आपके फ्रूट्स हैं, फल हैं। जैसे रसदार फल में जो है कि सेब हो गया, आम हो गया, संतरा, अंगूर, ये अनार, जितने भी केला वगैरह, ये सब क्या होते हैं, फ्रूट्स हैं। ये हमें कहाँ मिलती हैं, पौधों से ही मिलते हैं। सब्जियां हमें कहाँ से मिलती हैं, पौधों से ही मिलती हैं। जितनी भी सब्जियां आपको मिलती हैं सब क्या होती है, पौधों से मिलती हैं। उसके बाद जो है कि शुष्क ड्राई फ्रूट्स की बात करें, ड्राई फ्रूट्स की बात करें, सूखे हुए जो फल होते हैं जैसे काजू, बादाम, किशमिश, ये भी हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलते हैं। साग, ग्रीन लिप्स कहाँ से मिलती हैं, पालक, मेथी, सोयाबीन, बथुआ, सरसों, ये सारे प्लांट से मिलते हैं। अनाज, ग्रेन्स वगैरह, है ना, ये कहाँ से मिलती हैं हमें, तो प्लांट से, या क्रॉप भी बोल सकते हैं, सामान्य तौर पे क्रॉप बोल सकते हैं, तो क्रॉप से मिलता है। दाल, पल्सेस वगैरह देखें तो पल्सेस देखते हैं तो ये हमें कहाँ से मिलता है, जो प्लांट के सीड है, सीड से मिलता है। स्पाइस जो है कि हमें कहाँ से मिलता है, हल्दी, धनिया, मिर्चा, लौंग, इलायची, सौंठ, है ना, दालचीनी, अदरक है, ये सब किससे मिलता है, प्लांट और ट्री से जो दालचीनी है, दालचीनी ये ट्री का एक प्लांट होता है, थोड़ा सा बड़ा ट्री टाइप का, उसके जो स्टीम का जो होता है ना कवर, उससे बनाए जाते हैं दालचीनी। पेय पदार्थ में देखेंगे, है ना, तो ये आपका जो है कि कॉफ़ी, चाय, कोको, ये सब जो है कि किससे मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से। यानी कि फूड मटेरियल में देखा जाए तो डायरेक्टली मैक्सिमम चीज़ें यानी कि 95% चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं, तो प्लांट से मिले, जबकि ओनली 5% के आसपास ही जो चीज़ें हैं वो हमें एनिमल से मिल रही है। ठीक है। स्रोत के बारे में बात करें, ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। देखो पीछे वाला जो था ना वो आपकी जानकारी के लिए, तो वो आप जानते भी हैं, उसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी उस पर प्रश्न पूछ देता है। आगे उस तरह के प्रश्न कराएंगे तो वहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो स्रोत के बारे में बात करेंगे और खाद्य पदार्थों के बारे में बात करते हैं। हनी बी, है ना, या बी से क्या मिलता है, हनी मिलता है। पौधे और जंतुओं से क्या मिलता है, तेल व घी मिलता है। गन्ने व चुकंदर से शुगर या चीनी मिलता है ना। पौधे की लिप से क्या मिलता है, चाय मिलता है। पौधे के बीज से काफ़ी व दाल मिलता है। पौधे के तने और पत्ती से साग मिलता है। ये स्रोत बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अब इसे और डिटेल में देखेंगे तो स्टीम देखें, जैसे अगर रूट की बात करें तो गाजर और मूली क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, जिसे हम एज ए कंज्यूम करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे ही जो है कि अगर हम बात करते हैं स्टीम की, तो स्टीम देखें, गन्ना, गन्ना क्या है, स्टीम है ना। तो ये भी चीज़ें थोड़ा सा जो है कि ध्यान देने वाली बात है। अब खाद्य पदार्थ के अवयव, फूड आइटम्स एंड देयर कंपोनेंट, अगर कंपोनेंट के बारे में बात करें, फूड मटेरियल के टोटल कंपोनेंट की अगर बारे में हम बात करते हैं, तो टोटल 6 कंपोनेंट पाए जाते हैं। वो 6 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये 6 मेन जो है कि कंपोनेंट है। इन्हीं 6 मेन कंपोनेंट के इर्द गिर्द पूरा जीवन चलता रहता है। ठीक है, अब इस क्रम में अगर हम देखते हैं तो इसको भी देखेंगे ना, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जितना चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको भी देखा जाए, यहाँ पे जैसे 6 जो है कि आपके कंपोनेंट यहाँ पे बता रखा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारी चीजें यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी। तो 6 कंपोनेंट होते हैं। इन 6 कंपोनेंट को भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बृहद पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व में जो है कि 5 आ जाते हैं सामान्य तौर पे, जिसमें आपके जो है कि इसकी, अच्छा, बृहद पोषक तत्व की जरूरत क्या होती है, ऊर्जा के लिए, आहार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए इसकी ज़रूरत होती है। शरीर के विकास के लिए इसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है ना। उसमें विभिन्न क्रियाकलाप के लिए इसकी ज़रूरत होती है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है वो हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, सूक्ष्म खनिज हो गया और पानी हो गया। ये 5 जो तत्व हैं, 5 जो तत्व, इनको मैक्रो कंपोनेंट के रूप में जो है कि काउंट किया जाता है, यानी बृहद तत्व के रूप में या बृहद पोषक तत्व के रूप में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा माइक्रो जो है कि कंपोनेंट भी हैं। माइक्रो कंपोनेंट में एक ही है, जैसे यहाँ पे देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो कंपोनेंट। इसमें देखेंगे तो आपका सिर्फ आएगा क्या, विटामिन्स आएगा। और विटामिन्स भी देखेंगे तो विटामिन्स 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, दूसरा होता है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि एक वो विटामिन जो 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 जल में घुलनशील होता है, और दूसरा विटामिन वो जो आपका वसा में घुलनशील होता है। सामान्य तौर पे जो है कि ये पिक्चर लगी हुई है। अब सामान्य तौर पे देखते हैं तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन आसानी से सहजता से जल में घुल जाता है या जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन सी यानी कि खट्टे पदार्थ, वो बहुत आसानी से जो है कि जल में घुल जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भोजन के मुख्य अवयव में। ये सारी चीजें जो है कि हो गई हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए या जीवन के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कंसिडर किया जाता है। एक तो ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि हमारी बॉडी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जबकि अगर फैट की बात करें तो फैट से ऊर्जा ज़्यादा मिलता है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कहाँ से होता है, या फिर कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि कौन सा पोषक तत्व है जिसका पाचन हमारे मुख से जो है कि शुरू हो जाता है, या फिर कौन सा पाचक तत्व है, पोषण तत्व है जिसका पाचन हमारे लार द्वारा होने लगता है। तो ये तमाम सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो उसमें भी देखेंगे तो ऑप्शन आता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट एक तत्व है जिसका पाचन हमारे मुंह से प्रारंभ होता है ना, और लार के माध्यम से प्रारंभ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे तो वो इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 हो जाते हैं। जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, हनी हो गया, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, कैंडीज, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोल्ड ड्रिंक जो भी हम पीते हैं, ये सब कहाँ पे आता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी पल्सेस हैं, बीन्स हैं, है ना, स्वीट पोटैटो है, और ब्राउन राइस है, और होल व्हीट है, ये सब कहाँ पे आ जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है कि कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड में कंसीडर किया जाता है। ठीक है,
इसके मुख्य स्रोत जो है कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ, उधर भी हम आपको बता दें, गेहूँ, चावल, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर, ये इसके मुख्य जो है कि क्या है, स्रोत है। C6H12, C6 जो है कार्बोहाइड्रेट का एज ए ग्लूकोज फॉर्म में फॉर्मूला आता है, ये आता है आपका C6H12C6, ग्लूकोज के फॉर्म में फॉर्मूला आता है और जिसके अकॉर्डिंग ये चलता है। कार्बोहाइड्रेट इसी को मुख्य रूप से इसी को माना जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फूड आइटम्स, अब कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो अलग अलग देशों से आए हैं, भारत में आए हैं, तो उनमें देखेंगे तो आपकी मिर्ची, आलू, टमाटर, अमरूद। अब देखिए, अगर कोई पूछ दे कि भारत की 3 मुख्य सब्जी कौन सी है, तो 3 मुख्य सब्जी कौन सी है? आलू, सबसे पहले आलू है ना, प्याज और टमाटर, ये भारत की 3 प्रमुख क्या है, वेजिटेबल्स हैं, जिसमें से 2 वेजिटेबल्स की बात मुख्य रूप से आलू और टमाटर, इसके अलावा मिर्ची और अमरूद। ये कहाँ से आया है? तो दक्षिण अमेरिका से आया, दक्षिण अमेरिका से, साउथ अमेरिका से आया हुआ है। भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आया है? अफ्रीका से, अफ्रीका से। ये क्या, एक वहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट सेंट करके एक जो है कि जगह है जहाँ पे कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वो वहाँ पे है, क्या बोलते हैं, वो आपका साउथ अमेरिका में है, सॉरी, अफ्रीका में जो है कि अफ्रीका से क्या आया हुआ है, भिंडी और कॉफ़ी, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो गोभी और मटर कहाँ से आया है? यूरोप से आया है, जो हमारा बहुत फेवरेट है, हम भारतीय लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो गोभी और मटर कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। सोयाबीन, सोयाबीन चीन का है, सोयाबीन कहाँ का है? चीन का। चावल भी देखेंगे ना, चावल, चावल की खेती सबसे पहले कहाँ पे मानी जाती है? तो चीन में ही मानी जाती है कि चीन से ही चावल जो है कि भारत में आया था, ठीक है। ये सामान्य तौर पे एक जो है कि धारणा है। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये कहाँ का है? ये भारत का अपना है, ये भारत का क्या है? अपना है। इंडिजिनस चीज़ें हैं, इंडिजिनस भारतीय चीज़ें हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट में एक एक करके और आगे बढ़ते हैं। अब इस क्रम में देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में एक चीज़ जो है कि जान के रखिए, इसमें कहा जाता है कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स इज नॉट प्रोटीन, यानी कि सभी जितने भी प्रोटीन हैं वो सभी के सभी क्या हैं? एंजाइम्स हैं, लेकिन सभी एंजाइम्स प्रोटीन नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब जैसा जो है कि प्रोटीन जो है कि प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन से ही हमारा मसल्स क्या होता है? ग्रो होता है, यानी कि हमारे बड़े होने के लिए, हमारे मसल्स को ग्रो के लिए, शरीर के आकार में वृद्धि होने के लिए, शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रोटीन क्या है? बहुत ज़्यादा कंपल्सरी एलिमेंट है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि अच्छी होती है, शरीर मस्कुलर दिखता है, शरीर स्ट्रांग दिखता है और अट्रैक्टिव दिखता है, 6 पैक्स आते हैं इसी की वजह से, ठीक है। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं का पुनर्निर्माण में सहायक होता है, रीबिल्डिंग ऑफ सेल्स, रीबिल्डिंग्स ऑफ सेल। प्रोटीन जो है कि बॉडी के रीबिल्डिंग ऑफ सेल्स में बहुत ज़्यादा क्या होता है? हेल्पफुल होता है। इसके प्रमुख स्रोत के रूप में देखेंगे तो दूध हो जाएगा, मीट हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, मछली हो जाएगा, दालें हो जाएंगी, सोया। देखिए इसकी सबसे जो रिच कंपोनेंट, रिच जो है कि रिसोर्स है ना, जिससे सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, सबसे ज़्यादा, वो है सोयाबीन। सोयाबीन से सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। इसमें फैट भी बहुत ज़्यादा होता है सोयाबीन में। देखिए ये जो मार्केट में आता है ना, जो हम सब्जी बना के खाते हैं, जो मार्केट में आता है जो हम सब्जी बना के खाते हैं, वो एक्चुअली सोयाबीन नहीं होता है, वो सोया बड़ी होता है, सोया बड़ी होता है, सोया बड़ी होता है, सोयाबीन नहीं होता। सोयाबीन एक सीड है, सीड। उसको उससे जब हम ऑयल निकाल लेते हैं ना, तो ऑयल निकालने के बाद जो उसका रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसे बोलते हैं सोया बड़ी। जैसे आप इसको ऐसे समझो, जैसे सरसों से तेल निकालते हुए जो, जैसे आप लोग घर गांव वगैरह के होंगे तो आप कभी ना कभी जो है कि सरसों पेराने के लिए ले गए होंगे,
तो सरसों मशीन में डाल के उसे पेरा जाता है, उससे तेल अलग कर लिया जाता है और उसका जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है उसे हम खरी बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही सोयाबीन एक बीज है, बीज जैसे सरसों है, तो उसे भी मशीन में डाल के उससे तेल निकाल लिया जाता है और तेल निकालने के बाद जो खरी टाइप का जो जो उसका जो है कि वेस्ट मटेरियल होता है उसे बड़ी बोलते हैं, तो इसलिए उसे सोया बड़ी। तो सोया बड़ी हम खाते हैं, सोयाबीन अलग होता है। सोयाबीन इतना रिच होता है, प्रोटीन और फैट का इतना रिच रिसोर्स होता है कि अगर एक मुट्ठी आपको सोयाबीन खाने के लिए दे दिया जाए तो हालत ख़राब हो जाएगी, खाया नहीं जाएगा, इतना रिच होता है, फैट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर कोई आपको सलाह देता है कि सोयाबीन खाइए तो वो ये भी बताता है कि सोयाबीन बस थोड़ा सा इत्तू सा डालना, जैसे चना भिगो के खाते हैं ना, वैसे ही सोयाबीन क्या होता है, भिगो देते हैं, चने में मिक्स करके भिगो दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, थोड़ा सा मिक्स करके खाइए, और मूंग दाल वगैरह है ना, इसको जो भी आप बोलते होंगे, तो वो एक अच्छा प्रोटीन का रिसोर्स होता है। ठीक है, ये इंग्लिश में भी सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रोटीन आर आल्सो हेल्प इन द रीबिल्डिंग ऑफ बॉडी सेल्स, इट मेजर सोर्स ऑफ इट्स मेजर सोर्स आर मिल्क, मीट, एग, फिश, पल्सेस, सोयाबीन, पीज, चीज, एंड सोयाबीन इज ए कंसिडर्ड द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों को लगता है कि प्रोटीन का बेस्ट रिसोर्स मीट है, नहीं भाई साहब, प्रोटीन का अगर कोई बेस्ट रिसोर्स है तो वो सोयाबीन है। ध्यान रखिए, यहाँ पे इसमें लगा रखे हैं, यहाँ पे दे रखा है क्या, यहाँ पे सोयाबीन का एक्चुअली पिक्चर बन नहीं रखा है, बट सोयाबीन ये जो है कि प्रोटीन रिच, ये जो एग वगैरह, कर्ड वगैरह, दही वगैरह, मीट वगैरह, फ्लाई, ये भी प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा, फाइबर्स के लिए जानी जाती है। ये मीट वगैरह जो है कि ये सब क्या है, ये प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा कंसीडर, ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये भी प्रोटीन के लिए जाना जाता है। इसी के साथ देखेंगे ना, जो पंपकिन सीड होता है, पंपकिन सीड, वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है, आइटम होता है। इसके अलावा और भी देखेंगे ना तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटीन रिच, बहुत सारे आपके एल्गी और एल्गी आते हैं जो सी कल्टीवेशन में किया जाता है, वो भी प्रोटीन रिच जो है कि रिसोर्स होते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, कुछ आवश्यक प्रोटीन और उनके कार्य। अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन दिए गए हैं और उनके वर्क या फंक्शन की बात की गई है। तो इसमें है आपका एंजाइम्स, प्रोटीन में एंजाइम्स जैव उत्प्रेरक होते हैं। इन देखिए, अब एंजाइम्स की बात करेंगे, उत्प्रेरक की बात करें, कैटालिसिस। देखिए, एक होता है एंजाइम, है ना, एक क्या होता है आपका एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। दूसरा होता है हार्मोन्स, हार्मोन्स होता है। तीसरा होता है फिरोमोन्स, मोन्स होता है। और एक होता है आपका उत्प्रेरक, उत्प्रेरक होता है। अब ये जो है कि टर्म यूज होता है कहाँ पे, बायोलॉजी में, बायोलॉजी में टर्म यूज होता है। ये टर्म होता है आपका केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में टर्म यूज होता है। जबकि इन चारों का जो फंक्शन है ना कहीं सिमिलर है, मिलता जुलता है। एंजाइम्स और हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स के बॉडी के अंदर फंक्शनिंग इनका चलता है। फिरोमोन्स की बात करें तो फिरोमोन्स जो है कि जो लिविंग विंग है उनके बॉडी के बाहर जो है कि काम करता है। उत्प्रेरक जो है कि क्या करता है, किसी न किसी प्रक्रिया को कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है, इसकी जो है कि काम है। तो एंजाइम्स क्या है, जैव उत्प्रेरक है, यानी कि जैव कैटालिसिस, बायो कैटालिसिस का वर्क करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायता करता है। ठीक है, ये एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से देखते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, ये शरीर के विभिन्न क्रियाओं को क्या करते हैं, नियमन करते हैं, इनका जो है ये कार्य है। अब होता है एक परिवहन प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट जो है कि प्रोटीन, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, और ब्लड में पाया जाता है तो ये काम क्या करता है, तो लंग्स से ऑक्सीजन को होल्ड करता है और पूरे बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है।
फिर जो है कि जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स हैं उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ब्लड के साथ साथ पूरे बॉडी के पार्ट में क्या करता है, उसे सप्लाई करता है। तो हीमोग्लोबिन विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का, और फूड मटेरियल के बाद जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसका फ्लो का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। इसमें जो है कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आयरन। आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन आपका कम होगा और उसके वजह से आपके प्रॉब्लम्स होगी ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन, ये क्या होते हैं, जैसे सेल्स की बात करते हैं, टिश्यूज़ की बात करते हैं, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इस तरह के जो है कि यानी कि कोशिका और ऊतकों के निर्माण में सहायक क्या होते हैं, क्या है ना, तो हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल एंड टिश्यूज़ के में फॉर्मेशन में जो प्रोटीन हेल्पफुल होता है उसे क्या बोलते हैं, संरचनात्मक प्रोटीन। इसी तरह से होता है रक्षात्मक प्रोटीन। रक्षात्मक प्रोटीन में एक दो टर्म यूज होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन मतलब कि वो सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के लिए क्या है, किसी न किसी तरीके से हार्मफुल है, बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, वो बॉडी में इंटर कर जाते हैं। तो बॉडी में इंटर कर जाते हैं तो उनको रोकने के लिए क्या बनाया जाता है, एंटीबॉडी बनाया जाता है, एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहा है। रक्षात्मक प्रोटीन यानी कि संक्रमण से रक्षा करने में सहायक होते हैं, जिन्हें सामान्य तौर पे एंटीबॉडी बोला जाता है, ठीक है। संकुचन प्रोटीन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोटीन की बात करते हैं। यह पेशीय संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी, उदाहरण के लिए मायोसिन, एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन ये नाम आपको याद रखना है, मायोसिन और एक्टिन और मायोसिन ये कौन से हैं, तो संकुचन प्रोटीन है, कंट्रैक्शन प्रोटीन है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन्स की। देखिए विटामिन्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती नहीं है, इन्हें हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। सामान्य एक ही विटामिन है जो बॉडी में फॉर्मेशन होता है, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में एक ही विटामिन है जिसका फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है, वो विटामिन डी है। बाकी सारे विटामिन्स को क्या होता है, कहीं ना कहीं से हमें बाहर से यानी आउटसोर्स करना पड़ता है हमारे बॉडी में। तो अच्छा, विटामिन्स को हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं होती है, ये भी बात है कि हमारे बॉडी में विटामिन्स की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं होती है, बट इनके बिना काम नहीं चल सकता है। इनकी अधिकता हो जाएगी तब भी जो है कि क्या होगा, बॉडी में डिजीज़ होगा, रोग हो जाएंगे। अगर इनकी कमी हो जाएगी तब भी जो है कि बॉडी में क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिलता है अल्प मात्रा में। यहाँ पे देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटी टू प्रिवेलेंट डिजीज काज बाय डिफिशियंसी, है ना। यानी कि इनकी कमी से क्या होता है, रोग हो जाता है, और उससे बचने के लिए छोटे ही अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन विटामिन्स चाहिए होता है ना। कार्बनिक रूप से क्या है ये, तो कार्बन के यौगिक हैं, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं, उन यौगिकों को विटामिन कहा जाता है जो शरीर के द्वारा स्वतः उत्पन्न नहीं किए जाते। याद रखिएगा, शरीर में इनका फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भोजन में इन्हें ग्रहण किया जाता है। एक ही विटामिन है, विटामिन डी, जिसको बॉडी में फॉर्मेशन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, बाकी और किसी का नहीं। मानव शरीर में केवल विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूँ। ये विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी क्या करते हैं,
रक्षा करता है। ठीक है, अब कुछ जो है कि विटामिन्स देखते हैं और उनके रोल्स देखते हैं, और उनके न होने से, उनकी कमी होने से कौन कौन से रोग होते हैं उनको फटाफट देख लेते हैं। जैसे बी थाइमीन की बात करते हैं, है ना, बी थाइमीन की बात करते हैं। बी थाइमीन अनाज की फली में पाया जाता है। अनाज में, फली में अनाज में, फली में, दूध में, ईस्ट में, अंडे में, मांस में बी थाइमीन जो है कि पाया जाता है। ठीक है, इस क्या हेल्प करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइम्स में सहायता करता है। अगर देखिए, अगर इसकी कमी हो जाती है, बी थाइमीन की कमी हो जाती है, तो बी थाइमीन की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। क्या होता है, बेरी रोग होता है। बच्चों में सामान्य तौर पे ये बेरी रोग होता है। तो ध्यान रखिए, पूछता है प्रश्न, ये सारा पूछता है कि बी, देखो दोनों तरीके से प्रश्न पूछता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, इस तरह का से भी प्रश्न पूछता है, और घुमा के भी प्रश्न पूछता है कि बेरी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो बच्चों में होता है, बच्चों की अस्थियां क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है और मुड़ जाती है, जैसे यहाँ पे दिखा है। बहुत सारे आपने बच्चे देखा होगा, आप लोग बच्चे देखे होंगे अपने इलाके में, जो प्रॉपर उनको भोजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता, तो वो बच्चे देखेंगे तो उनका सर बड़ा हो जाएगा, तोंद बाहर निकल जाएगा, जो पैर की हड्डियां होती हैं हल्की ऐसे ऐसे घूम जाती हैं, या इस तरीके से घूम जाती हैं, ऐसे घूम जाती हैं, ऐसे इस तरीके से, या ऐसे हो जाएगा पैर दोनों, या फिर इस तरीके से हो जाएगा पैर ऐसे। तो ये जो फोल्ड हो रहा है वो किसके कमी से हो रहा है, बी थाइमीन की कमी से हो रहा है। नाजुक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम जो है कि होता है। जैसे यहाँ पे जो है कि ड्राई बेरी यहाँ पे एक पिक्चर लगा रखा है, जैसे ये जो है कि बच्चा है, इसकी जो है कि हड्डियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, जैसे ये दिख रहा है, इसका जो है कि स्केलेटन बाहर से ही, दूर से ही दिख रहा है, भयंकर टाइप का। तो इस तरह की जो है कि कुछ दशा बन जाती है, किसकी कमी से, बी थाइमीन की कमी से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब B2 या राइबोफ्लेविन ये कहाँ पाया जाता है, तो ये अंडे में, पनीर में, हरी सब्जी में, हरी पत्तियों में, मांस में, जिगर में, यानी कि जो कलेजी होता है, जो नॉनवेज खाते हैं वो कलेजी समझते होंगे, तो कलेजी में ये सारी चीज़ें जो है कि पाई जाती हैं, है ना। ठीक है, ये क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो उपापचय में महत्वपूर्ण एंजाइम्स है ना। जिह्वा में इसके कमी से क्या क्या होता है, जिह्वा में सूजन होता है, त्वचा में सूजन होता है, दृष्टि की स्वच्छता में कमी आती है, यानी साफ नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देने लगता है। भ्रूण की अस्थियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, जैसे कई बार देखते होंगे कि अगर किसी की डिलीवरी होगी बच्चे का, और उससे पता चला कि वो बच्चा बचपन से ही क्या है, विकलांग है, तो विकलांग है, तो ये मेनली किसके कमी से होता है, प्रॉपर जब उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, तो B2 राइबोफ्लेविन की कमी से ही होता है। अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो बच्चा जो होगा उसका क्या हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी जो अंडर ही ग्रोथ है, प्रेगनेंसी में ही क्या हो जाएगा, वो डिसेबल पर्सन जो है कि काउंट हो, यानी विकलांगता आ जाएगी वहीं पे। ठीक है, बी पायरिडॉक्सिन ये कहाँ पाया जाता है, अनाज में, मांस में, मछली में, दूध में, जिगर में। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, या प्रोटीन के उपापचय में सहायक होता है, हेल्पफुल इन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ग्रोथ। आगे देखते हैं, विटामिन निकोटिनिक एसिड ये कहाँ पे पाया जाता है, ईस्ट में, मांस में, मछली में, अंडे में, दूध, टमाटर व मेवे में पाया जाता है। अब इसका क्या होता है, ये महत्वपूर्ण एंजाइमों के उपापचय में हेल्प करता है, साथ ही साथ NAD और NADP के घटक पैलग्रा में जो है कि ये देखने को मिलता है, जिसको सामान्यतः बोला जाता है
टीने माइड 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 एडिने एडिनिन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड क्या है ये, डी है ना, सॉरी, डाइन्यूक्लियोटाइड 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 डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब पी आ गया तो इसमें फास्फेट जुड़ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, फास्फेट जुड़ जाएगा, इसमें जो है कि ये देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पे कुछ रोग नहीं हो रहा है, देखिए रोग वाला मेन इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब एक है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड ये कहाँ पे पाया जाता है, तो हरी पत्तियों में, जिगर में, सोयाबीन में, ईस्ट में और फलियों में जो है कि ये पाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, वृद्धि में ये सहायक होता है, रुधिराणुओं के निर्माण में जो है कि क्या होता है, सहायक होता है, जो ब्लड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, और डीएनए सिंथेसिस में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ से जो है कि इंपॉर्टेंट है, एक तो जो है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, दूसरा हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि आपका एंजाइम है, जो जान पता होना चाहिए। उसके बाद विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन सी जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें पाया जाता है, नींबू के वंश के, टमाटर, आलू, सब्जी इसमें पाया जाता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि ये जल में, ये अच्छा, ये जितने हम देख रहे हैं ना, जितने भी विटामिन देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, जल में घुलनशील है। लेकिन जो आपका विटामिन सी है ना, ये और आसानी से जल में घुल जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सब्जियों को धुलने से कौन सा विटामिन जल में घुल के बाहर निकल जाता है, तो विटामिन सी जो है कि ये देखने को मिलता है, जो जल में घुल के बाहर निकल जाता है। ठीक है, कोलेजन में, कोलेजन तंतुओं में इसका क्या होता है, हेल्प होता है। हड्डियों के मैट्रिक्स, दांतों के डेंटिन का निर्माण में जो है कि क्या होता है, सहायक होता है। इसके कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ये महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें जो है कि क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एच बायोटीन, विटामिन एच जिसे बायोटीन भी बोलते हैं, गेहूं, मांस, अंडा, मूंगफली, सब्जी, फल, ईस्ट में पाया जाता है। वशीय एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों के संश्लेषण क्रिया में सह एंजाइम की भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी कि एमिनो एसिड और फैट के जो है कि आपका जो संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है, उसमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, विटामिन ए जिसको रेटिनॉल भी बोलते हैं, विटामिन ए देखिए जैसे यहाँ पे साइन लिखा है ए, उसका नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वसा में सॉल्युबल विटामिन। अच्छा, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी सीधे यही पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है, निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इस तरह से सिंपल 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 भी प्रश्न जो है कि पूछ दिए जाते हैं, तो फिर फंस जाएगा मामला। जैसे रेटिनॉल कहाँ पाया जाता है, दूध में, मछली में, मक्खन में, अंडे में और जिगर में पाया जाता है। इसके कमी से क्या होता है, तो इसके कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या होता है, इसके कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, यानी कि रात में नहीं दिखना, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं। इसके कमी से और क्या होता है, तो इसके कमी से आपका
शरीर की वृद्धि रुक जाती है, शरीर की वृद्धि यानी कि जो बॉडी की ग्रोथ है वो रुक जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट्स, नाइट ब्लाइंडनेस होता है इसके कमी से, है ना। ग्रोथ क्या होता है, इफेक्ट होता है, रुक जाता है, और बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज जो है कि होने लगते हैं किसके कमी से, विटामिन ए के कमी से। ठीक है, अब आ जाते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो है कि इसका मुख्य जो है कि स्रोत कौन सा है, सूर्य। सूर्य के प्रकाश में अगर हम सुबह शाम बैठते हैं 10-15 मिनट तो हमारी बॉडी में स्वतः ही डी का जो है कि विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। मक्खन, मछली, तेल ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश मेन है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कैल्शियम व फास्फोरस के उपापचय में हेल्प होता है। हड्डियों एवं दांत में वृद्धि होता है, वृद्धि बच्चों में इसकी कमी से बच्चों में देखेंगे तो रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टोमैलेशिया। बच्चों में क्या होगा, रिकेट्स, और बड़ों में क्या होगा, ऑस्टोमैलेशिया। ये ध्यान देने वाली बात है। मेन रिसोर्स क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र विटामिन जिसका हमारे ह्यूमन बॉडी में निर्माण होता है वो कौन है, तो वो है आपका विटामिन डी। अब आ जाते हैं विटामिन ए। ठीक है, चलिए फटाफट बातें करते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई टोकोफेरॉल ये कहाँ पाया ये किस में पाया जाता है, या किसके, इसको पाने के लिए क्या क्या खाना पड़ता है, तो तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी में ये पाया जाता है, सोयाबीन में ये पाया जाता है। ठीक है, और खास इसके नर्वस सिस्टम, इसके कमी से प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम जो है कि प्रॉब्लम करता है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम करता है इसके कमी से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोशिका की सुरक्षा इससे डिसाइड होती है। पेशियों की क्रियाशीलता में बाधा, यानी कि जो मसल्स हैं इसकी अगर कमी होगा तो मसल्स का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं होगा, है ना। ये यहाँ पे बातें की जाए। उसके बाद विटामिन के, जिसको नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं, नेफ्थोक्विनोन ये कहाँ पे पाया जाता है, तो हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है, गोभी में, टमाटर में, सोयाबीन में, अंडा और जिगर में जो है कि ये पाया जाता है। ये क्या होता है, तो ये जिगर में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक होता है, प्रोथ्रोम्बिन के सहायक में इसी के वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा विटामिन। इसी के वजह से क्या होता है, जो हमारा कट जाता है ना, जैसे कट जाता है, ब्लड रिसने लगता है, बहने लगता है। तो विटामिन के अगर कमी होगी ना, विटामिन के, तो थक्का नहीं जमेगा। इसी के हेल्प से क्या होता है, इसी के हेल्प से जो है कि बॉडी में ब्लड का थक्का जमता है, तो जो हमारा कटा फटा है वो वहाँ पे ब्लड रुक जाता है, उसका स्रावन। ठीक है, चलिए ये विटामिन की बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं रुद्रांश की बात करते हैं। इसे सामान्य तौर पे फाइबर या बल्क कहा जाता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका ह्यूमन बॉडी में पाचन नहीं होता, यानी कि जो मनुष्य है इसका सही तरीके से पाचन नहीं कर पाता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये मुख्य रूप से जो है कि जो ग्रेन्स हैं या जो सब्जियां हैं उनके छिलकों में पाया जाता है, और छिलकों को हम प्रॉपर जो है कि डाइजेस्ट नहीं कर पाते, चाहे हम जो है कि पल्सेस के छिलके हो गए, चने के छिलके हो गए, टमाटर के छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, है ना, या ये जो छिलके हैं, या फिर जो हम आटा खाते हैं, तो आटा में कहा जाता है कि जो आटा को चाल कर रोटी नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाल देंगे तो उसमें चोकर निकल जाएगा, चोकर निकल जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। चोकर हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है, यानी भूसी के साथ खाइए। हालांकि जो भूसी है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम छिलके के साथ चीज़ों का सेवन करता है तो उससे एक जो है कि चीज़ हमें क्या होता है, बेनिफिट। जैसे आज के टाइम में देखेंगे ना, तो आज के टाइम में जो लोग हैं उनको एक प्रॉब्लम बहुत तेजी से उनमें बढ़ती जा रही है, वो कब्ज की प्रॉब्लम है, कि पेट में कब्ज हो रहा है, तो उस कब्ज के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत हो रही है। तो
कब्ज की जो प्रॉब्लम होती है वो ये जो है कि जब हम ये छिलके वाली चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तो उससे ज़्यादा हमें कब्ज की प्रॉब्लम होती है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है। तो जितने ज़्यादा चोकर वाला जो है कि आटे की जो है कि क्या कहिए रोटी खाइए, सब्जियां सामान्य तौर पे जो है कि छिलके के साथ जो है कि चीज़ें, अगर कोई हरी सब्जी जो खा सकते हैं छिलके के साथ खाइए, या सब्जी बनाइए आलू के उसमें छिलके के साथ खाइए, टमाटर खाइए छिलके, टमाटर में तो छिलका निकाल ही नहीं सकते, छिलके के साथ खाइए। तो उसमें जो इससे जो है कि फ़ायदा क्या होता है कि उसमें फाइबर और बल्क्स या रुद्रांश जो है कि हमें मिलता है, जो वृद्धि में बॉडी के वृद्धि में, शरीर की वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। कब्ज इससे नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, या कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, तंतुमय पदार्थ होता है, या शरीर की वृद्धि में सहायक नहीं होता, शरीर की वृद्धि में सहायक नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें इसे हम पचा नहीं पाते हैं, इसे हम पचा नहीं पाते हैं, ये चीज़ सही है, ठीक है। कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में मिलाया जाता है, ठीक है। ये जितना ज़्यादा भोजन में लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कब्ज नहीं होगा, ठीक है, यानी कि कब्ज होने की संभावना उतनी कम होगी। इसका मुख्य स्रोत सलाद, अनाज की बाह्य परतें हो गए, ताजे फल हो गए, है ना। जैसे सेव वो खाते हैं तो सेव का छिलका, बहुत सारे लोग हैं ना सेव का छिलका निकाल के खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, छिलके के साथ खाओ, ठीक है। ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दलिया वगैरह जो खाते हैं उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। एक और ओट्स आता है, ओट्स जो है कि बहुत रिच होता है, उसमें फाइबर्स बहुत पाए जाते हैं। तो ओट्स लोग जिम वगैरह जो लोग करते हैं ना, वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो ओट्स खाते हैं सुबह सुबह, जो है कि ओट्स का नाश्ता करते हैं, क्योंकि उससे फाइबर ज़्यादा मिलता है, उससे कब्ज़ वगैरह नहीं होता है, उससे अच्छा जो है कि हेल्थ रहता है, डाइजेशन सिस्टम मेनली जो है कि अच्छा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं फैट की। फैट की बात कर लेते हैं। तो फैटी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, बर्गर वगैरह हो गया, है ना, ये और जो है कि फूड मटेरियल वो चिकन वगैरह हो गया, और जो मीट वगैरह आपका मटन हो गया, चिकन हो गया, है ना, बटर हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये ड्रिंक वगैरह हो गया, इसमें सब में फैट पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा देने की क्षमता कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया, पीछे भी मैंने बताया कि वसा में ऊर्जा देने की क्षमता कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होता है। जब हम फास्टिंग वगैरह करते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं, तो खाना वाना नहीं खाते हैं, तो इस टाइम में जो हमारे बॉडी में फैट जमा है, फैट, उसके जो है कि मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और उससे हमें एनर्जी बड़ी मात्रा में मिलती है, जिससे हम अपना काम चलाते हैं, ठीक है। यह हमारे शरीर को आत्मघाती रोधी बनाता है। कहने का मतलब ये हो गया, दोस्तों कि फैट की अगर लेयर आपके बॉडी पे बनी हुई है, तो फैट के लेयर से फायदा ये होता है कि अगर एक्सीडेंटल केस हो गया या छोटी मोटी चोट की बात होती है, तो जो हमारे बॉडी के इंटरनल इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको जो है कि हिट करने से या उनके नुकसान होने से ये फैट की लेयर हमें क्या करती है, बचाती है, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तूंद बाहर निकाल लो बहुत ज़्यादा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हम अपने बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट कलेक्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने बॉडी पे फैट ही ना रखें, मेंटेन अमाउंट में रखिए। देखिए, जो डॉक्टर वगैरह भी होते हैं, दोनों केस में अगर आपके ऊपर फैट बहुत ज़्यादा हो गया, तब भी डॉक्टर बोलेगा कि आप वर्कआउट वगैरह करो, ये सब क्या चीज़ें कर रहे हो, समस्या हो रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो अपना, थोड़ा दौड़ो भागो, योगा वगैरह करो। और अगर आपकी बॉडी में बिल्कुल फैट भी नहीं है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो है कि हार्दिक पांड्या के केस में देखा गया था, उन्होंने अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट कम कर दिया था, डॉक्टर ने उन्हें एडवाइज किया कि देखिए इस तरीके से काम नहीं चल सकता, और नहीं चल सकता इन सेंस ये है कि आपको जो है कि अपने बॉडी में थोड़ा सा फैट लाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, थोड़ा सा फैट होना चाहिए, ताकि बॉडी को क्राइसिस की सिचुएशन में या किसी एक्सीडेंटल केस में आपको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक्सीडेंटल केस हो गया, खा पी नहीं रहे हैं, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, बॉडी से, वहीं से मिलेगी,
है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसका मुख्य स्रोत देखेंगे तो दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, मीट, मछली, बादाम, अखरोट, मूंगफली, ये जो है कि इसके मेन रिसोर्स हैं। अब जल की बात करें तो जल क्या है, एक कार्बनिक अकार्बनिक क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर में देखेंगे तो आपका क्या है, 60 to 75% क्या है आपका, पानी ही पाया जाता है। और ये पानी पसीने के रूप में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। रीजन क्या होता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के कार्य करता है ना। पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक होता है। ये पानी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हर एक तरीके से, पाचन में, परिवहन में और उत्सर्जन में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। आप यूँ मान के चलिए कि जैसे आप किसी को स्टोन हो गया, पथरी हो गई तो डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो सबसे पहले डॉक्टर झाड़ लगाएगा तुमको, है ना। झाड़ कैसे लगाएगा, बोलेगी क्या करते हो जी, खाना वाना खा के पानी उनी नहीं पीते हो क्या, करते क्या हो तुम, समस्या क्या है तुम्हारी, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से झाड़ लगाएगा। अच्छा, जो लोग भी खाना खाने के बाद अच्छे से पानी नहीं पीते हैं, जो भी लोग हैं जो खाना खाने के बाद अच्छे से पानी नहीं पीते हैं, उनको स्टोन की यानी पथरी की शिकायत होगी ही होगी, आज नहीं तो कल होगी। इसीलिए हमेशा, अच्छा एक चीज और है, जैसे खाना खाए, जैसे अभी मान लीजिए कि मॉर्निंग में आप 10 बजे खाना खाए, 10 बजे मॉर्निंग में आपने क्या किया, खाना खाया, तो हमेशा याद रखिए कि एक आपको 40 मिनट से 1 घंटे बाद पानी पीना है, ठीक है। और भर पेट पीना है, थोड़ा नहीं पीना है, भर पेट पीना है। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, खाना खाते टाइम पानी पीते हैं। तो एक चीज याद रखिए, खाना खाते टाइम पानी कभी नहीं पीना चाहिए। अब इससे होता क्या है कि जो हमारे पेट में जो एंजाइम्स होते हैं ना डाइजेस्ट करने वाले, जैसे उसमें पानी मिक्स करेंगे तो उनका जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगा। डेंसिटी कम हो जाएगा तो जो आपके खाने का पाचन सही से होना चाहिए वो खाने का पाचन सही से नहीं होगा, ये समस्या हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा एडवाइज करता है कि आप क्या कीजिए, खाना खाइए। अच्छा, बहुत ज़्यादा जैसे चावल खा रहे अटक रहा है, ठीक है, एक घूंट थोड़ा सा मार लिए, लेकिन ये नहीं कि गिलास का गिलास, बहुत सारे लोग खाना खाते टाइम पूरा 1 लोटा पानी पी गए, 1 गिलास पानी पी गए, ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है, क्योंकि पानी ऐसा एक सब्सटेंस है, ऐसा एक आपका न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और इस कंडीशन में वो बाहर निकलने लगता है ना। तो अगर वो खाने के साथ जो है कि अगर आप पानी पी लेते हैं पूरा भर पेट, तो दिक्कत ये होती है कि खाना सही से डाइजेस्ट हो नहीं पाता है और उसके बाद जो है वो आपके स्टमक से नीचे जाना शुरू कर देता है पानी के साथ साथ, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन सही से नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता है। तो प्रॉपर फूड मटेरियल जो आपने खाया है वो आपके बॉडी को नहीं लगता है। लोग कहते हैं ना कि यार हम इतना खाना खाते हैं, हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होती है, लगता है कि खाना हम नहीं खाते हैं, खाना हमको खाता है। कारण ये है, आप क्या कीजिए, इसमें प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। सुबह उठिए, जब भी उठिए सबसे पहले 1 लीटर पानी पी जाइए, 1 लीटर पानी पी जाइए, हल्का गुनगुना करके, हल्का गर्म करके पानी पी जाइए, 1 लीटर पूरा, 2 गिलास 3 गिलास जितना पी सकते हैं, भरपेट पानी पी जाइए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लत होती है, अलग अलग लत होती इन सेंस, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि यार बेड टी नहीं मिलेगा ना, वॉशरूम फ्रेश होने नहीं जाएंगे। भाई कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जब तक वो खैनी रगड़ के नहीं डालेंगे मुंह में, क्योंकि हमारा जो है कि प्रेशर ही नहीं बनता है। बहुत सारे लोग जिनको कॉफ़ी चाहिए होती है, मतलब अलग अलग तरह के प्राणी हैं, अलग अलग तरीके के। याद रखिए, चाय, कॉफ़ी, खैनी, गुटखा जो भी आप खाते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सुबह उठ के अपना 1 लीटर 2 लीटर जितना पी सकते हैं भरपेट पानी पी लीजिए। उसके बाद देखिए इतना बेहतरीन अच्छा फ्रेश जो है कि प्रेशर बनेगा, उसके बाद जाके फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद जब भी खाना खाइए
नहा धो के फ्रेश होने के बाद जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद 40 से 1 घंटे बाद आप भरपेट पानी पीजिए, पूरा, थोड़ा नहीं पीना है, ये नहीं कि 1 गिलास पीना, नहीं नहीं। खाना खाए, खाना खाने के बाद 40 मिनट 45 मिनट वेट किए, 50 मिनट, ये 1 घंटा, जितना जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। 40 मिनट कर सकते हैं, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, जितना डिले करके पानी पिएंगे उतना ही आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, 1 घंटे बाद मान लीजिए कि आप पानी पी रहे हैं तो भरपेट पानी पीजिए। फिर ये नहीं है कि थोड़ा पीना, नहीं नहीं, पूरा भरपेट पानी पीजिए। दिन में कम से कम आपको 4 टाइम 5 टाइम पानी पीना चाहिए, और कम से कम भरपेट पीना, 1 लीटर तो पीना ही पीना चाहिए, हर हाल में पीना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप पानी का सेवन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके बॉडी में पथरी की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कभी आपको नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद मिनरल्स की बात करते हैं, खनिज लवण की बात करते हैं। खनिज की बात करते हैं तो ये भी बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ये भी बहुत ज़्यादा हमें अमाउंट में बॉडी को नहीं चाहिए होता है ना, लेकिन चाहिए होता है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। मिनरल्स, साल्ट की बात कर लेते हैं। ये विभिन्न प्रकार के खनिज लवण रोगों से हमें शरीर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ऊतकों के निर्माण में सहायता करते हैं। ये सारे काम जो है कि मिनरल्स का क्या फ़ायदा होता है, रोग से बचाते हैं, साथ ही साथ बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब ये कुछ मिनरल्स हैं और उनके कुछ स्रोत हैं, उनके कुछ अमाउंट हैं, उनके कुछ फंक्शंस हैं। जैसे सोडियम की बात करें तो 2 से 5 ग्राम हमें डेली मात्रा में लेना चाहिए। मुख्य स्रोत देखें तो इसका नमक है मुख्य। वैसे तो देखा जाए सोडियम हर एक चीज़ में, हमारे स्वेट पसीने में है, मिट्टी में है, सब्जियों में भी पाए जाते हैं, मांस में भी पाया जाता है, लेकिन इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, नमक है, आयोडीन नमक, है ना। आपने एडवर्टाइज में देखा होगा कि हम अपने जो प्रेगनेंसी वुमेन होती हैं उनको आयोडीन नमक देना क्या होता है, जरूरी होता है ना। इसे पेशीय संकुचन में सहायक होता है, तंत्रिका के आवेग के संचलन में सहायक होता है, और बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, रोग के बारे में भी आगे देखेंगे जब आएगा तब। ठीक है, पोटेशियम 1 ग्राम हमें पर डे चाहिए दैनिक मात्रा में, सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कोशिकाओं में होने वाली अनेक रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैल्शियम 1 से 2 ग्राम हमें डेली कैल्शियम चाहिए होता है। इसका रिसोर्स क्या है, दूध है, पनीर है, अंडे हैं, चना है, हरी सब्जियां, रागी, मछली, ये सारे। इससे क्या होता है, हड्डियां और दांत क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, और रुधिर का जो यानी कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, स्पंदन है, वो अच्छे तरीके से चलता है। ठीक है, फास्फोरस की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए डेली, तो 1.2 ग्राम होना चाहिए। ये कहाँ पाया, दूध में, पनीर में, हरी सब्जियों में, बाजरे में, कलेजी में, गुर्दे में ये पाया जाता है। यह शरीर के तरल पदार्थों की संरचना संतुलन बनाए रखता है। जो तरल पदार्थ का जो बैलेंस है वो बॉडी में बनाए रखने में सहायक होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इट हेल्प टू मेंटेनिंग द स्ट्रक्चरल बैलेंस ऑफ बॉडी इन फ्लूइड। बॉडी में जो है कि जो तरल पदार्थ हैं उनके बैलेंस को बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 mg मेल में और 35 mg फीमेल में पर डे कंज्यूम होना चाहिए, है ना। ये कलेजी में, गुर्दे में, अंडे का जो पीत है ना, पीत, ये कौन नहीं होना चाहिए, पीत जो पीला भाग जर्दी होता है वहाँ पे पाया जाता है। चोकर युक्त आटे की रोटी में, बाजरा में ये पाया जाता है। ये आपके ब्लड में जो है कि हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने में और उसको जो है कि सही अमाउंट में रखने में हेल्पफुल होता है। हीमोग्लोबिन बनाने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है आयरन। ठीक है, आयोडीन, ठीक है, 25 ग्राम डेली होना चाहिए। मछली में, समुद्री भोजन में, हरी पत्तेदार सब्जियों में
आयोडीन युक्त नमक में, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, इसके जो है कि कमी से क्या होता है, थायराइड हो जाता है। थायराइड, यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित, ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर इसकी कमी होती है तो फिर क्या, घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग। बहुत सारे लोगों का गले में देखेंगे तो बड़ा सा जो है कि गांठ बन जाता है, वो घेंघा रोग जो है कि इसके वजह से होता है, आयोडीन की कमी के वजह से होता है। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखिए बहुत ज़्यादा इस पे फोकस लोग नहीं करते हैं, बट मैग्नीशियम कैल्शियम की तरह ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये डेली बेस में हमें बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन इसके बिना काम नहीं चल सकता है ना। ये सब्जियों में सामान्य तौर पे पाया जाता है। पेशी तंतु एवं तंत्रिका तंतु की क्रिया हेतु क्या होता है, सहायक होता है। जैसे बॉडी बिल्डिंग वाले लोग हैं ना, ठीक है, जैसे बॉडी बिल्डिंग वाले लोग हैं, तो बॉडी बिल्डिंग वाले लोग हैं तो मैग्नीशियम उनको कंपलसरी होता है, उनको खाना ही होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ये जो संतुलित आहार वगैरह है, यहाँ से जो है कि एक लेक्चर और लगेगा, लगभग 1 घंटे का और लेक्चर होगा। उस 1 घंटे के लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम वहाँ पे क्वेश्चन आपको कराएंगे कि कैसे कैसे इस टॉपिक से, देखो सैंपल के जो हम 10 क्वेश्चन कराते हैं ना, वो आपको सैंपल के फॉर्म में ही कराते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे जो है कि आपको प्रॉपर एक सेट के फॉर्म में जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा कहाँ से, संतुलित आहार से आगे। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।